जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पेपर हो गया है 14 ऑफ दिसंबर का, जो सीटेट का फर्स्ट पाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और पेपर का एनालिसिस हमें करना है। और मैंने पेपर देखा, बहुत ही आसान पेपर है। हमने जो पढ़ा था सेम उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से आउट है, बाकी तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास से ही मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको मिल गए होंगे अपने माइंड मैप वाली क्लास से ही। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इसका एनालिसिस हम शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगेंगे कि केवल आंसर बताना है उनको मैं आंसर केवल बताऊंगा, और जिस पे मुझे लगेगा कि सॉल्यूशन भी बताना चाहिए उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है ना, ताकि दोनों बच्चों का फायदा हो जाए। जो लोग पेपर दे के आए वो जल्दी से अपना आंसर भी मैच कर ले, और जो नए बच्चे हैं मतलब कल जो पेपर देने जाएंगे वो अपना कुछ हद तक सॉल्यूशन भी समझ जाए। ठीक है ना, तो हम मैथ वाला पोर्शन लगा लिए हैं। ठीक है, और एक एक क्लास को हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल पे अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसा कि 31 नंबर का अगर मैं क्वेश्चन देखूं, आपके अलग अलग सेट में अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स का था। थोड़ा सा आप टाइम दिए होंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे। पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना था, देन इसको सॉल्व करना था। इसका मैं केवल आंसर बताऊंगा। इसमें देखिए, नए बच्चों के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 23.5728। ठीक है ना, चलिए जहां मुझे लगेगा सॉल्व करना है उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी कराया है आपको। 32 नंबर के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें देखिए कह रहा है, निम्न आंकड़े एक खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो ये विकेट लिया है किसने, उसने कितना कितना लिया है, 1 0 2 4 0 3 1 1 2 4 1, ये विकेट उसने लिए हैं 11 मैचों में। ठीक है ना, कह रहे इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक का अंतर क्या होगा। माध्य क्या होता है, सबको जोड़ करके नंबर से भाग दे दो। अगर आप जब सबको जोड़ोगे तो देखिए 1 + 2 3 4 7 3 10 1 11 1 12 2 14 4 18 1 19 आ जाता है। तो सम आ गया 19। अब भाग दे देंगे किससे, आप संख्या कितनी है, 11 मैच हुए थे तो 11 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इसने ये नहीं पूछा है आपसे, इसने फिर पूछा है आंकड़ों का माध्य निकल के आ गया, हमें तो ये मीन पता चल गया। अब इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक वो संख्या होती है जो ज्यादा बार रिपीट होती है। आप देखेंगे तो एक जो है 1 2 3 4 बार आई है, तो इसका बहुलक 4 हो गया। अब माइनस कर दीजिए बहुलक के, तो मतलब एक को आप माइनस कर देंगे, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 19 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाता है, 19 में से 11 जाएगा तो 20 में से अगर 11 जाता है तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, तो 8/11 आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा था। जहां बहुत वो लगेगा उसका सॉल्यूशन मैं करवाता चलूंगा। बाकी जब 15 वाला भी शिफ्ट हो जाएगा उसके एनालिसिस के बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को डिटेल में सॉल्यूशन करवा दूंगा, आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा एक देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं लिया था, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिया द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी मीटरों में कितनी होगी। ठीक है ना, तो देखो इसको आप स्पीड में कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता अगर कोई सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस r है तो एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर चलता है, माने कि 2πr, एक राउंड में वो चलेगा 2πr दूरी। ठीक है ना, पर वो कह रहे हैं 350 चक्कर, तो 350 गुना कर दीजिए इसका। ठीक है, और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। ये मीटर में है, सेंटीमीटर पे इसमें मत ध्यान दो, अभी मैं बताता हूं। ठीक है ना, देखिए 2 गुणा 22/7 कर दीजिए। आर की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 25 दे रखा है। ठीक है, गुणा 3 5 और 0 कर दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 5 35, ये 50 आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, तो आपका आ जाएगा ये 25 का गुणा 2 में करेंगे तो ये भी 50 बन जाता है। अब 50 का आप जब 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 50 गुणा 50 होता है 2500 हो जाता है। 2500 का जब 22 गुना आप करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 25 है ना, तो 1 मिनट में इसको कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, 25 दूना 50 और गुणा 50, तो 50 × 50 5 5 25, तो 2500 आ गया। गुणा आप कर दीजिए इससे, किससे, 2200 से। ठीक है ना, तो 2 0 0 होता है, 2 0 0 2 5 10 की 0 कैरी 1 2 दूनी 4 1 5 हो जाता है। ठीक है, फिर जब आप 22 से ही 2 से फिर से करना है तो एक अंक छोड़ के यही चीजें रिपीट कर देना आप। ठीक है ना, 2 बार 3 बार 0 और 5 रिपीट कर दिया, सबको जोड़ लीजिए, 0 0 0, ये 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा।
मतलब आपका 55 आ जाएगा, 55। आप ये ध्यान दीजिए 55 के बाद 0 करके कुछ आपका आंसर आने वाला है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें टाइम वेस्ट मत करना कि पहले मीटर में पूछा है तो मैं मीटर में बदलूंगा, सेंटीमीटर में बदलूंगा, ये टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 55 से आपका आंसर शुरू होने वाला है, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप चाहते इसका आंसर कर सकते थे डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके, कि आपको ये पता होना चाहिए अगर 22 दिख गया तो आपका आंसर जो है 11 से डिविजिबल होने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए ये नहीं है 11 से डिविजिबल, ये 1100 होता और ये 2 को चेक कर लेते आपका आंसर आ जाता, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आया था। ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए सेम टाइप का मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है। कह रहा था किसी तिर्यक द्वारा दो समानांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले संगत कोण, संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, आपको मैंने ये सिखा रखा है अगर दो लाइन इस तरह से एक ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एक को अगर आपने मान लिया 3x माइनस 20, दूसरे को आप मान लेंगे कितना 5x माइनस 60, ठीक है ना, ये मान लेंगे। इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो आपको जो है x मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपके पास x आएगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं एक बारी थोड़ा सा, कितना आ जाएगा जब बराबर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5x माइनस 60 को बराबर कर दिया आपने 3x माइनस 20 के, ठीक है ना। तो ये इधर आके घट गया तो 2x आ गया आपका बराबर 60, इधर चला गया तो प्लस का 60 में से 20 गया 40, इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको कितनी निकल करके आ गई 20 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपसे इसने इसका पूछा है तो 20 चौके 80 होता है, 80 में जब 30 जोड़े जाता है तो 80 20 100 और 10 110 आता है, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, ये भी हमने क्लास में ले रखा था क्वेश्चन। एक देखिए जो अगर देखा जाए पेडागोजी पार्ट जो आया है इसका वो थोड़ा सा अलग आया है, उसके क्वेश्चन रिपीट मतलब पैटर्न थोड़े से लगे हैं कि अलग पूछा गया है प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हटके। 35 नंबर के क्वेश्चन पे आपसे पूछा था, सेट आपका अलग होगा, क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ूंगा। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों का जोड़ पढ़ने के लिए निम्न में से क्या सबसे कम लाभदायक है। देखिए पूर्णांकों का अगर आप जोड़ पढ़ना चाहते हैं मतलब 1 + 2 + 3 ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप चार्ट पेपर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं, 1 सीढ़ी चढ़े 2 सीढ़ी चढ़े तो यहां से भी पढ़ सकते हैं। संख्या रेखा का उपयोग करके नंबर सिस्टम 1 2 3 4 कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट डायरेक्ट जाती है, लिफ्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा, लिफ्ट का उपयोग, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा प्रश्न को और लंबा कर देता हूं, ये थोड़ा देखिए अगर बड़ा हो जाए तो आप लोगों को शायद कम दिख रहा होगा, एक सेकंड। हाँ अब देख लेते हैं, आ जाइए। इसमें देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें आपसे कह रहा है कि रेखा ए बी पर स्थित ओ बिंदु है, ठीक है ना, ए बी के एक ही और दो किरणें ओ ए और ओ डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ये दोनों लंबवत है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके का भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में ही कराया है, ठीक है। क्या एक आपने ये प्लेन बना दिया, ठीक है, ए बी रेखा हो गई, इसके एक ही बगल चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, एक ये किरण आ गई, एक किरण यहां से आ गई, 2 किरणें हैं, ठीक है ना, दोनों आपस में लंबवत कह रहा है। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। अगर मान लीजिए सी है, ये ओ है, ये डी है, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। आगे आपसे क्या कहना चाह रहा है, लंबवत है, कह रहा है कि ए ओ सी एक्स है, तो ए ओ सी ये राशि ए ओ सी ये, इसको अगर एक्स डिग्री मान लिया आपने। और क्या कह रहा है, कोण बी ओ डी 3x है, बी ओ डी ये वाला 3x है आपका, ठीक है ना, ये 3x है। तो आपसे कह रहा है कि देन कोण बी ओ डी किसके बराबर होगा, बी ओ डी यानी कि 3x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो x कैलकुलेट, देखो एक ही लाइन पे बनने वाले तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों का बचा हुआ 90 हो जाएगा। 3x + 1x मिल करके यानी कि 4x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 90, ठीक है ना। तो जब आप x कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 90/4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x नहीं पूछा है, उसने 3x वाले को पूछा है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, गुणा 3 कर दीजिए। तो 90/4 गुणा 3 करेंगे जब आप, तो 9 × 27, तो ये आ जाएगा आपका 27 मतलब 270/4। जब 270 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 2 से पहले काट लीजिए क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 2 2 दिया है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि पूर्ण रूप से कोई कट नहीं रहा आंसर। तो जब आप 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 2 × 3 6 और 2 × 5 10, 135/2। 135/2 यहाँ बनेगा, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 60 दूनी 120 होता है, इसी के आसपास बनेगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको स्पीड भी रखनी है अपने पेपर को सॉल्व करते टाइम। जो मुझे लग रहा है सॉल्व कराने लायक उसको कराता हूँ, ठीक है ना। बाकी
थोड़ा स्पीड भी रखूंगा, जिनको आंसर मैच करना है वो आंसर मैच कर लीजिए आप, ठीक है ना। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब असेसमेंट के लिए कौन से कथन जो है ट्रू है, ठीक है। पहला कह रहा है योगात्मक आकलन यह जानने में मदद करता है कि अवधारणा के शिक्षण के दौरान निर्देशात्मक उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। शिक्षण के दौरान नहीं होता है, जो योगात्मक होता है या तो सालाना होता है या फिर 6 मंथ पे होता है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। कह रहा है अधिगम के लिए आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिपुष्टि प्रदान करने का कोई अवसर नहीं होता, गलत बात है, अवसर मिलता है। कह रहे पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रेड देना, देखिए ग्रेडिंग वगैरह तो वैसे नेगेटिव होता है, आंसर नहीं होगा, तो एक ही बचा चौथा। इसमें कह रहा है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है, बिल्कुल। कह रहा है असेसमेंट एज लर्निंग, देखिए एज जो यूज होता है लर्निंग के लिए वो क्या होता है, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है, तो यहाँ सेल्फ आ गया और सेल्फ में आपका जो है शामिल हो जाता है आपके 2-4 दोस्त यार भी, ठीक है ना। तो जो इसका 37 का करेक्ट आंसर होगा 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हुई थी, लेकिन बहुत आसान है, दिमाग लगाओगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में कराया, एकदम सेम टू सेम, बस डेटा चेंज था। अब मैं यकीन नहीं तो स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, सेम टाइप का कराया था। यहाँ कह रहा है आपसे कि 8,000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से एक्स वर्ष में साधारण ब्याज पे 9500 हो जाती है। बताओ कोई राशि 8,000 थी, अब वो हो गई 9,500, तो ब्याज आपको कितना मिला, 1,500 रुपए का ब्याज आपने कमाया होगा, तभी तो 9,500 हुई है, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू दे रखा है 7.5% और टाइम दे रखा है एक्स वर्ष, तो अगर आपको पता हो फार्मूला SI इक्वल टू होता है PRT/100, कितना होता है, PRT/100 होता है। तो SI की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, अगर 1,500 बराबर हो जाएगा, मूलधन आपको 8,000 दे ही रखा है तो 8,000 रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 7.5%, तो 7.5 को आप लिख दीजिए 15/2, तो अभी 7.5 ही होता है। और टाइम नहीं पता, टाइम को एक्स रखिए, बटा 100 होता है तो इसके साथ 2 जीरो लगा दीजिए, बटा 100 का काम कर देगा ये, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो इधर निपट जाएगा। अच्छा ठीक है, जब और क्या कर सकते हैं आप, 2 से अच्छा 15 से इसको काटेंगे 1500 को, तो ये 100 बार में काट देगा, ठीक है ना, ये 100 आ जाएगा। अब क्या करें, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 40 दूना 80 होता है, तो x निकालने के लिए 100/40 आ जाता है आपका, 100/40 आपका x की वैल्यू आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, 10/4 हो गया। 10/4 को और ज्यादा सिंप्लीफाई जब करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 5/2 साल, यानी कि 2.5 वर्ष, ठीक है ना। टाइम निकल के आ गया कितना, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, ठीक है, इतना आ गया। अब आपसे कह रहा है कि उसी राशि का मतलब 8,000 रुपए का ही 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्रधन होगा, मिश्रधन पूछ रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे किसका, 8,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने साल के लिए निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं आपको दिखाता हूं, 2.5 साल के लिए निकालना है, कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से, तो कितने साल के, चलो मैं इसको यहां कैलकुलेट कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं पहले इंटरेस्ट निकालता हूं, मुझे ये बताओ 20% के हिसाब से 8,000 पे एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 10% होता है 800, 20% उसका हो जाएगा 1,600 रुपया, तो पहली साल में वो 1,600 कमाएगा, 2.5 साल तक निकालना है हमें 20% के हिसाब से, ठीक है ना। पहली साल में 1,600 कमाएगा, फार्मूला मत लगाना, पेपर में भी मैं सिखा रखा हूं आप लोगों को, 20% हो जाएगा। अगला एक साल हो गया, एक साल और बचा है, फिर 20% लगाओ, फिर से 1,600 रुपया कमाएगा, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि लग रहा है तो 1,600 के साथ साथ इस 1,600 जो पुराना 1,600 था इस पे भी 20% कमाएगा, तो 1,600 का 10% होता है 160, 10% कैसे निकलता है, 1 जीरो काट दो तो वो 10% बता देता है, 160 आपका होता है कितना, 10% हो गया, तो 20% करना है तो इसका दुगना कर दो, 160 का दुगना कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320 रुपये ये कमा लेगा वो, ठीक है ना, इतना आ गया। और 2 साल तो हो गया, अब आधा साल और बचा था, क्योंकि 2.5 साल का सारा मैटर चल रहा था, आधा साल का कितना ब्याज लगेगा, 20 तो सालीना था, आधा अर्धवर्षीय करोगे तो 10%, तो 8,000 का 10% कितना आ जाएगा, 800 रुपया, तो 800 रुपया यहाँ और कमा लेगा। लेकिन यही नहीं, ऊपर जितने भी ब्याज उसको मिले हैं सब पर 10-10% वो कमाएगा। तो देखिए इस वाले 1,600 का 10% कमाएगा तो 160 यहाँ कमा लेगा,
प्लस इस वाले का कमाएगा तो 160 यहाँ कमा लेगा, प्लस 320 रुपये में 32 रुपया और कमा लेगा ये, ठीक है ना। मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, कितना कमा लेगा, 32 रुपया और कमा लेगा। अब ये टोटल आ गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चार्ज, ठीक है ना। ये कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 4000 ये हो गया, 4000 तो रुपया ये हो गया उसके पास, प्लस और 300 रुपया ये, 160 कितना हो जाता है, 16 दूनी 32, 320 ये, तो 640 ये हो गया, 40 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 72, तो 672 रुपया ये कमाएगा। ये तो ब्याज कमाएगा कंपाउंड के तरीके से, लेकिन ये ब्याज जो है इसमें जुड़ेगा मूलधन 8000 और जोड़ दीजिए, तो 8 4 12000 और 672, तो 12672 आपका उत्तर आ जाएगा। कहां दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में 12672 करेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत टफ नहीं था, थोड़ा सा था ये, एक ही क्वेश्चन जो लगा मुझे कि थोड़ा टफ होगा। एक और है गुणनखंड वाले में आप लोग फंसे होंगे कुछ लोग, अभी दिखाता हूं। अगला देखिए, आपसे कह रहा है कि 39, इसमें कह रहा है कि मीनू ने श्यामपट पर कुछ संख्याएं लिखकर उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार लिखा, ठीक है, 2 से बड़ा, 7 से बड़ा, 9 से बड़ा, 12 लिख दिया। कह रहे उसने प्रत्येक संख्या को -1/2 से गुणा कर दिया। पहली बात तो ये देखो, कोई भी संख्या अगर माइनस में चली जाती है तो जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। ऊपर से उसने 2 से भाग दे दिया है, ठीक है ना। तो ये बढ़ते क्रम में है तो वो घटते क्रम में अब संख्या बन जाएगी, कह रहा है से गुणा कर दिया। उपर्युक्त परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, संख्याओं का माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ करके भाग देना पड़ता है, संख्या छोटी हो जाएंगी, माध्य बदल जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। आरोही क्रम बदलकर अवरोही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बाकी 1-2 क्वेश्चन तो थोड़ा संशय में भी अगर रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको 15 को भी देखने को मिलेगा, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, 40 नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। गणित की पाठ्य पुस्तक में सबसे उपयुक्त क्या है, 40 वाला देखते हैं। कह रहे किताबों में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, नहीं भैया, बहुत सारा अगर वर्ड दे दिया नेगेटिव जाता है। कह रहा है अवधारणाओं को जटिल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए, नहीं, सरल से जटिल ले जाना चाहिए। जटिल की, एक मिनट, अवधारणाओं को जटिल से सरल कह रहा है, जटिल से सरल नहीं होता है, सरल से जटिल ले जाना होता है, मैथ हो चाहे कोई भी चीज हो। कह रहा है अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए, मतलब हाँ, अमूर्त का मतलब हो गया ठोस, ठोस का मतलब हो गया मूर्त, मूर्त से अमूर्त, ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 वाले का, ठीक है ना। चलिए, एक ये क्वेश्चन था जो बच्चों को काफी परेशान किया था, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता था और थोड़ा सा मेहनत है। इसमें देखिए क्या है कि आपको कॉमन लेना पड़ेगा, किसका किसका पेयर बन के कॉमन लेना है। इसका जब आप आंसर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन, इसका करेक्ट आएगा। इसको मैं अभी सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, आप लोगों को कहता हूं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा लेंदी है, जब मैं 15 वाला भी डिस्कशन करा लूंगा तो आपको साथ में सारा करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये 41 को होल्डिंग पे रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, मतलब दिमाग लगाना इस पे। अच्छा, अगला आपका आ जाता है 42 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है। देखिए, टीचर सेंटर्ड कौन सा होता है, कह रहा है व्याख्यान विधि, हाँ ये तो सही है। समूह परिचर्चा, ये बच्चों के परिप्रेक्ष्य में है। समस्या समाधान बच्चों के लिए, मतलब स्वमूल्यांकन ह्यूरिस्टिक विधि भी बच्चों के सपोर्ट में है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही आ जाएगा 100%, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अभी तक मुझे किसी में बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा है, आपको हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन अपने क्लास में कराए हैं, एक एक क्वेश्चन दिखा सकता हूं हर पैटर्न का। ये देखिए 43 वाले का सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, मतलब 3 चीजें बताया हूं कितनी बार, ये सीपी हो गया, ये बढ़ा करके मार्क प्राइस हो जाता है, यहां से जब छूट दी जाती है तो एसपी आ जाता है जिसपे वो बेची जाती है वस्तु, ठीक है ना। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी थी, ठीक है भाई, 750 में आपने खरीदी थी। इसमें अच्छा, इसके अंकित मूल्य पर 24% छूट दे दिया गया। अपने आप में शुरुआत में कोई भी चीज 100% होती है, आपने 24% छूट दे दिया जब, तो बचा कितना बताइए। कोई चीज जब 24% छूट दिया तो 100 में से 20 गया तो 80%, और 4 और चला गया तो 76%। इसका मतलब आपने 76% पे बेचा है वस्तु को, ठीक है ना। जब आपने 76% पे बेचा है तो छूट के बाद 608 का बेचा, यानी कि 76% की वैल्यू 608 रुपया है। 76% का मान कितना है, 608 के बराबर है।
कह रहा है यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि 100% का मान पे बेचा जाए तो कितना लाभ आपका होगा। तो हम देख लेते हैं, 76% का वैल्यू 600 रुपया है। कह रहा है अंकित मूल्य पे बेच दो, इसका मतलब 100% पे बेच दो। तो आप 100% निकालिए। जब 76 का मान कितना है, 608 है, तो आप 100 जब निकालेंगे तो कितना 100% का कितना आ जाएगा, 608/76 गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है ना। जब इसको आप हल करेंगे तो ये किससे कटेगा, ये 76 है, 7 6 13 है, अच्छा ये 605 है, 6 5 11 होता है, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 से पहले काट, अच्छा ये 5 है ना, 605 रुपया था, सॉरी ये 8 है, ये 8 है, तभी तो मैं कहा 8 6 14 होता है। 2 से तो ये कट जाएंगी संख्या, 2 से काटेंगे 30 बार में चला जाएगा, और ये 2 चौके 8, 304 हो जाएगा। 76 को काटेंगे 2 तिहाई 6 होता है, 16 2 8 16 होता है, 38 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 से इसको फिर से काटिए जरा, तो 2 ये 15 बार में जाएगा, 2 बार में 152 हो जाएगा। 38 19 दूना 38 होता है ना, 2 1 कम 2 2 9 18, ये 19 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 152/19 100% की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 100% की वैल्यू जो आ जाएगी आपका 152/19 ये आ जाएगा, गुणा में 100 तो रहेगा ही, ठीक है ना। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 के पहाड़ा में कितनी बार में 2 आता है, लास्ट में 8 बार में ये आएगा क्या, 19 8 152 ही तो होता है। क्या कर रहे हो आप लोग, 8 दूनी 16, सॉरी एक सेकंड, जीरो भी लगाया ना, 8 9 72 के 2 7 8 1 8 7 15, ठीक तो 8 बार में ही तो जाता है, टेबल तो याद है मुझे। ये आ जाता है आपका 800 रुपया। इसका मतलब वो कह रहा है कि वस्तु को आप 800 में बेचो, तो 800 में आप बेच दीजिए। 750 की चीज 800 में बेचेंगे तो कितने का लाभ कमाओगे मुझे बताओ, तो 50 रुपए का लाभ कमाओगे। कितने पे, 750 पे, गुणा कर दीजिए 100 से, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 ये कट गया इससे, तो 500/75, 25 से काटिए, 25 3 75, 25 दूना 50, ये 20 आ जाएगा, 20/3, 6 3 18, 2 20/3, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर आने वाला है। वेरी नाइस। अगला देखिए 44th पे क्या दे रखा है, जिसको मैच करना है वो लोग मैच भी कर लीजिए। देखिए किसी को थोड़ा हेल्प मिल जाता है, पुराने बच्चे कोई भी बुरा नहीं मानेगा। देखिए जिसका बारी में मिल जाता है पेपर, उसको तो सॉल्यूशन करने का मौका मिल जाता है पिछले पैटर्न का, ठीक है ना। अगला आपसे कह रहा है कि संख्या 12 13 14 70 71 आंकड़ों पर लिख कर एक डिब्बे में रख दी जाती है। एक कार्ड पर एक एक संख्या तथा फिर इस डिब्बे में से बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या है, वो अभाज्य नहीं है यानी कि भाज्य संख्या है। पहली बात तो टोटल संख्या मुझे बताओ कितनी आने वाली है, यहां से यहां तक 12 से लेके 71 तक टोटल नंबर कितने आएंगे, 71 माइनस 12 कर दीजिए। 70 में से अगर 10 चला जाता है तो आपका बच जाता है 60, और 60 में से 3 टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 59 प्लस 1 60 संख्याएं टोटल आ जाएंगी। यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 60, ठीक है ना। कह रहे निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पे लेंदी था, यहाँ पे आप लोगों को टाइम लग सकता था, ठीक है ना। तो जब आप करेंगे तो कह रहा है नीचे दिए गए ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो इसके बीच अभाज्य संख्या जब ढूंढोगे तो इसके बीच ना टोटल भाज्य संख्या 45 आएंगी। मैंने पहले जब कैलकुलेट किया तो 45 आया था। नो डाउट इसमें आप लोगों को टाइम लग सकता था, ठीक है ना। तो टाइम लेंगे तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे 45 आ जाएगा, 15 से काटेंगे 3 बार, 15 चौके 60। इसका जो आंसर आना चाहिए 3/4 आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना कि यहाँ पे ये भाज्य ही पूछा है ना, भाज्य नहीं कहा गया, भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है यानी कि वो भाज्य की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए ये 100% लेंदी था, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा ये 3/4 आएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर का अगर क्वेश्चन चेक करवा दूं आपको, ये देखिए सेम टाइप का बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम क्लास में मैंने कराया है कम से कम 2500 बार। अभी कल जो मैराथन क्लास लिया था उसमें भी भिन्नों के बीच संख्या निकालना सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई से। कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या -7/10 और -1/4 के बीच में स्थित है। पहली बात तो ये देखो, दोनों संख्याएं माइनस से शुरू है। जिस ऑप्शन में धनात्मक संख्या है वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं आंसर होगा। प्लस 2/3 दिया, ये आपके आंसर में नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास बच गया कितना, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, इसी में से आपका आंसर है।
आप एक काम करो, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि इसको आप लेके चले जाओ, बराबर कर लो, इसको 20 बना लो, इसको भी 20 बना लो, ठीक है ना। जब आप -7 बटा इसको करोगे तो ये -14 बटा 20 बना दो इसको, ठीक है ना। इसको बनाएंगे जब आप 20 तो -5 बटा 20 हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शन को 20 के करीब ले जाओ, जैसे -2 बटा 3 को 20 के करीब अगर मैं ले जाता हूं तो 3 को अगर मैं 20 के करीब ले जाऊंगा, 3 6 18, लगभग 6 बार गुणा करना पड़ेगा। और जब 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, लगभग 12 बार, ये तो अंदर आ रहा है। इसको जरा देखें, इसको देख लो, ये इसके परफेक्ट उसमें आ रहा है। 4 को 20, देखो हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं, हर बराबर करिए जरा, 4 का हर बराबर करिए, 4 पच्चे 20, 5 गुना 3 पच्चे 15, -15 आ गया, -14 तक ही संख्या है, तो ये वाला भी आंसर नहीं आएगा, एक ही बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से देखना है कि कौन सा आपका आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। 45 करवा दिया, मैं स्पीड ही रखूंगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों से भी ज़्यादा पहले से सोच के आया हूं कि मुझे जल्दी कराना है। जिसको आंसर मैच करना है वो कर लीजिए, जो कल पेपर देने जा रहे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। मैं करवा भी दे रहा हूं, इनको फिर से सॉल्व कर लेना एक बार बस। ये देखिए मेरा जो माइंड मैप की क्लास है, अभी भी कह रहा हूं माइंड मैप खोल के दोबारा पढ़ के जाना। माइंड मैप में सेम क्वेश्चन मैंने कराया, एकदम सेम पैटर्न पे लिख के बताया कि मानक रूप क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में लिखी गई है। मानक रूप का मतलब होता है दशमलव के पहले एक संख्या बस दिखनी चाहिए। यहां नहीं है दशमलव पहले, यहां दशमलव पहले 2 संख्या है, यहां एक भी नहीं है, 0 कर दिया, यहां है एक, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सेम टू सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कितनी बार कराया। कह रहा है 9 अंक की संख्या है जो 88 से विभाजित इतने का मान बता दो। जब कोई संख्या देखिए आपके सामने दे रखा है कितना, 5 6 5 5 x 9 2 7 4, अब फिर y है। अगर 88 से विभाज्य है तो वो 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी जब इसके साथ चेक करोगे तो देखिए 7 4 y को भाग दीजिए 8 से, तो 8 8 64 हो जाता है। तो आपके सामने आ जाता है 8 9 72, 9 बार जाएगा, ये 72 चला जाएगा, तो ये 2 आ जाता है, ठीक है ना। 2 के बगल में ऐसी क्या संख्या रखे कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे 24 कटता है, तो y आपका 4 निकल करके आ जाता है। जब आपको y पता चल गया 4 है, तो इस संख्या में जब रख दोगे y की जगह 4, ठीक है ना, कहाँ गया, एक सेकंड, इस संख्या में आपने रख दिया अब क्या, y की जगह 4 रख दिया जब, तो अब इसको 11 का डिविजिबिलिटी 5 5 10 9 19, 19 और 4 एक 20 और 3 23, हाँ 23 आ गया। 23 में से माइनस कर दीजिए, इसको सही जोड़ा हूं ना मैं, 5 5 10 और ये छोड़ा 10 9 19, 19 19 और 7, सॉरी यहाँ पे 7 भी है, 19 और 7 कितना हो गया, 19 और 1 20 और 6 26, 26 4 30 हो गया। ये 30 माइनस करोगे 6 प्लस एक्स और प्लस 2 8 प्लस एक्स प्लस 4 12, तो 12 आ जाएगा, और प्लस का एक्स ले लो, इसका अंतर करना है बाद में। मतलब 30 में से 12 घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा आपका, 30 में से 10 चला जाता है तो 20 आता है, और आपको करना था 12 घटाना था, तो 2 और घटा दीजिएंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 में से क्या ऐसा घटाएं कि 11 बना दे वो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे 18 में से आपको 11 बनाना है तो 7 आ जाएगा, आपका x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब जो पूछा है वो बता दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 7 है, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 चौके 12, 12 और 14 कितना होता है, जोड़ दीजिए, 12 प्लस 14, तो 4 2 6, लास्ट में 6 दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, 26 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको स्पीड में करना था, तभी आप टाइम बचा पाते, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन टाइम आपके ले सकते थे ज़्यादा। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो बड़ा हो जाता है क्या, एक सेकंड, शायद आप लोगों को पूरा ना दिख रहा हो ये, एक सेकंड रुक जाइए, अब थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, आ जाइए। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से गणित में आंकने जाने वाली विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है, कौन सा निरूपित करता है। कह रहा है संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता, आ सकता है ये आंसर में आपके, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूत्र, बी जहां दिख रहा है वो काट दो ऑप्शन, यहां पे बी दिख रहा है, आंसर नहीं होगा, यहां भी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन, अच्छा डी देख ले, गणित में पूरे अंक, देखो अंक प्राप्त करना कोई पॉजिटिव नहीं है, डी वाला भी काट दो, ये भी काट दो, एक ही ऑप्शन बचा केवल 4,
ठीक है ना। दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्या हल कराने के लिए गणितीय उदाहरणों का अनुप्रयोग करना, ये पॉजिटिव आंसर है। तो ये आपका 48 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 4। ठीक है ना। चलिए, जहां जहां जरूरत है वहां मैं सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आप लोग को डिटेल सॉल्यूशन एक बार मैं और कराऊंगा 15 के बाद, दोनों पेपर एक साथ। यहां आपसे कह रहा है देखिए किसी पंचभुज, ये देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन था, ये न्यू था, ये हमने अपने क्लास में नहीं कराया था इस टाइप का। कह रहा है किसी पंचभुज एबीसीडी, लेकिन बहुत आसान था, कोई भी आप पेंटागन बना लीजिए। ये आपने एबीसीडी बना दिया, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ये बना दिया। कह रहा है कि एबीसीडी में कोण ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है और ई दे रखा है। तब आपको इतने का मान पूछ रहा है। अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो आप सारे पंचभुज के सभी कोणों का अंतः कोणों का योग होता है 540 होता है, ठीक है ना। पंचभुज का 540 होता है, ठीक है। जब आप सबको जोड़ेंगे 360 तो चतुर्भुज का होता है, पंचभुज का 540 होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो जब आप इसको सबको जोड़ेंगे, आई एम राइट ना, 540 ही तो होता है। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, एक सेकंड देखिए, रिकॉर्ड हो जाती है। फिर अभी एक प्रॉब्लम क्या हुई थी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने आंसर सारे पहले केवल ऑप्शन बताने के लिए एक वीडियो बना दी थी, माइक लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक सेकंड में इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ ठीक है, 540 ही तो था, क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ। 540 हो गया। आप सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, इस सबको जब जोड़ लेंगे ना, तो उसके बाद बराबर रख देंगे 540 का, तो आपका x निकल करके आ जाएगा। जब आप x को सॉल्व करेंगे तो 49 नंबर का इसका जो आंसर आया था एग्जैक्टली, ये आ जाएगा आपका 49 का 116 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं रह गया, 2 पच्चे 10, तो पहले तो 10x आ जाएगा, मैं करवा ही देता हूं, नहीं तो देखिए 2x हर जगह 2x है, हर जगह 2x है। कितनी बार है 2x, 5 बार है, तो 2 पच्चे 10x तो ये बन गया। अब नंबर को जोड़ो, 1 डिग्री, ये काट के खत्म कर दिया, कुछ नहीं मिला में। और ए भी है ना, ये 9 डिग्री और 5 14 डिग्री, 14 में से 4 चला गया, 10 डिग्री, -10 हो गया, ये बराबर 540 का हो गया। 10 को कॉमन ले लीजिए, सॉल्व ही करा देता हूं, तो x - 1 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 54 हो गया, ठीक है ना। x - 1 हो गया ना, कितने, अच्छा ठीक है, ये 54 आ गया, x - 1 की वैल्यू 54 आ गया। x - 1 माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या था ना, 9 में से 4 ये घटाया, 14 में से घटाया था ना, तो प्लस आया था, ये प्लस आएगा। तो x + 1 की वैल्यू 54 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 में से 1 घटा देंगे तो 53 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपके सामने देखने को मिल गई, कितनी, 53 आ गई। एक सेकंड, ये 53 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू जब 53 आ गई, आपसे पूछा क्या है इसने, कहाँ गया क्वेश्चन, आपसे पूछा 2x + 10 का, तो 53 गुणा 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 होता है और 3 दूनी 6 होता है, ठीक है ना। चलो मैं गुणा कर देता हूं, 53 गुणा 2 दूना, 3 दूनी 6, ये आप यहां बैठो, 53 गुणा 2, 2 तिहाई 6, 2 बच्चे 10, 106 आ गया, 106 आ गया ना। और प्लस कितना करना था, 10 और जोड़ना था, 10 और जोड़ोगे, 106 में 10 जोड़ोगे तो 116 आ गया, देखिए, ठीक है, ऐसे करना था इसको। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसको ये बातें याद रही होंगी वो कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए, एक देखिए ये क्वेश्चन आया है, कह रहे बहुत से व्यवसाय जैसे कि लेखा शास्त्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदार, सिलाई का काम इत्यादि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की अवधारणा होती है, ठीक है, होती है। यह गणित के मूल्य की व्याख्या करता है। विषयात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, सांस्कृतिक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सांस्कृतिक होता है प्राचीन, उस मैथ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे व्यावसायिक भी आंसर बना सकता है एग्जामिनर, मतलब आयोग जो देगा, और उपयोगिता। अभी फिलहाल आप लोग इसका उपयोगिता मान के चलिए, आई एम 100% नॉट श्योर कि ये उपयोगिता ही सही, क्योंकि इसमें व्यावसायिक भी तो कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है ना। फिलहाल आप जो ज़्यादा मुझे सही लग रहा है उपयोगिता होना चाहिए। फिलहाल आप एक बार वेट कर लेंगे इसका आंसर के लिए क्या सही है, 1-2 जगह से और मैं वेरीफाई कर लूंगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अलजेब्रा में सिखा रखा है, बारंबार सिखा रखा है कि कैसे इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। एक सेकंड, क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, आई थिंक मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं इसको। हाँ, अब आपको पूरा दिखेगा, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। टाइम बचाने वाला सॉल्यूशन मैं बताता हूं, आप लोग अपने पेपर में अप्लाई कीजिएगा। कह रहा है ए एक इक्वेशन है, बी इक्वेशन, सी है, डी है। तो कह रहा है a + b + c करो, फिर -d करो,
फिर पी एक्स स्क्वायर जिसको बराबर कर दो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर के, देन पी प्लस क्यू प्लस आर आपसे पूछ रखा है, ठीक है। यानी कि इस क्रियाकलाप में एक्स स्क्वायर का गुणनखंड पूछ लिया है, फिर आपका एक्स का गुणनखंड पूछ लिया है, फिर आपका नेचुरल नंबर जो कांस्टेंट नंबर है उसको पूछ लिया है, ठीक है ना। जब आपसे आप यहां से एक्स स्क्वायर का गुणनखंड निकालेंगे तो चलो ढूंढते हैं इसमें एक्स स्क्वायर कहां कहां है। ए बी सी को तो जोड़ना है, तो 3 प्लस 2 माइनस 2 है तो 1 आ गया, ठीक है ना। चलो यहां लिखता चलता हूं, तो 3 आ गया माइनस 2 आ जाएगा, सी में से माइनस 4 मिल गया, तो इनको सॉल्व करेंगे। और डी में थे तो डी का देखिए घटाना था, तो डी वाला जो चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए ये सारे माइनस है, 4 1 5 2 7, 7 में से 3 गया माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये आपका माइनस 4 आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि क्या दे रखा है, पी आ गया, ये पी की वैल्यू हो गई, ये पी पता चल गया माइनस 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक्स का गुणनखंड जरा देखो कितना आएगा, सबको जोड़ो, यहां से माइनस 8 हो गया, लिख दो माइनस 8। अब बी में मिल गया आपका 12 प्लस 12 हो गया क्योंकि प्लस में है, सी में है कुछ नहीं है, एक्स का टर्म ही नहीं है तो छोड़ दो। डी में देखिए जरा, एक्स का टर्म -1 है तो बदल करके +1 हो जाएगा, तो 12 1 13, 12 में से 8 गया, 4 होता है, 4 प्लस का 1 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। इसको किसका क्या माना है उसने, एक्स के कोफिशिएंट को क्यू माना है, तो क्यू की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है ना। इफ आई एम राइट तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है ठीक है। चलो अभी देख लेंगे फिलहाल, नहीं तो आंसर तो मुझे पता है, बता ही दूंगा कितना आएगा। क्यू की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। उसके बाद आप ना कैलकुलेट कर लो आर, आर क्या होगा, आर जो आएगा कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नहीं है जिसके साथ, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 11 मिला, इस वाले इक्वेशन में कोई नहीं मिला तो 11 है अभी पास, यहाँ 7 है, 11 और 7 कितना हो गया, 11 7 18 हो गया, ठीक है। लिखते चलो आर के लिए, आर बराबर हो जाएगा 11 प्लस 7, ये मिला आपको। डी में देखें तो -11 मिला, नहीं हाँ डी में माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा बाद में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी को घटाना था तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो -11 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, 2 जगह 11 हो गया। इन सबको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 8 30 होता है, लेकिन एक घट जाएगा 29 आ जाएगा, ये 29 बच गया। अब कह रहा है सबको जोड़ दो, तो 5 में से 1 चला गया, देखिए -4 + 5 और 29 जब जोड़ोगे तो 5 में से 4 घट गया, 1 बचा, 29 में 1 को जोड़ दो, 30 आपका आंसर आ जाएगा, 30 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप टाइम भी नहीं लगाना था पेपर में, इस तरह से अगर आप सॉल्व करके आएंगे तो टाइम भी बचा लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऑप्शन से ही कर सकते थे। कह रहा है निम्न में से किन मापनों के लिए त्रिभुज एबीसी की रचना की जा सकती है। त्रिभुज एबीसी की रचना, पहले देखिए, चौथे को देखिए, ए बी बराबर 3 ले रखा है, ये 4 ले रखा है, 7 दे रखा है, तो 4 3 7 बराबर 7 कभी नहीं होता, दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अच्छा जब ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन चेक करिए, ए बी बराबर 8 बी सी बराबर 4 और कोण एक दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जब देखिए एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये 8 4 जो है ये मिल करके एक समकोण त्रिभुज बनाने चाहिए, तो ठीक है। अगर ये 8 है क्योंकि 90 कोण सी दे रखा है, यहाँ पे सी बनाएंगे 90 डिग्री, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मतलब 90 के सामने 8 है तो 8 आपका हाइपोटेनियस है, यही कहना चाह रहा है, 8 आपका हाइपोटेनियस है, तो बची एक भुजा कोई सी भी ले लो 4, ठीक है ना। तो क्या मुझे बताओ, 8 8 64 और 4 चौके 16, माइनस करो तो देखिए कोई परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो 14 में से 6 गया, अरे आपका आ जाएगा 8 6 14 होता है, 8 आ जाएगा, यहाँ बच गया 5 में से 1 गया 4, 48 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका बचता है ये वाला, यहां पे देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये कह रहा है AC बराबर BC है, 4 के बराबर है, जब AC बराबर BC है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कोण 120 दे रखा है, आप जब फिगर बनाओगे देखिए यहाँ पे 25 दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, केवल तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे, इस पे आप क्रियाकलाप लगाओगे तो सब कुछ सेटिस्फाई होगा, यहाँ आपका ट्रायंगल बन जाएगा। आई एम राइट, 52 का आंसर यही होना चाहिए, 3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक आपको आंसर मिल चुका होता, वो माइक ना लगने की वजह से वीडियो में अपलोड ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। अब मैं उत्साहित काफ़ी था आप लोगों को जल्दी से सोल्यूशन कराने के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी।
देखिए एक और पेडागोजी का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड इसके लिए नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा, शिक्षक डायरी पहले कट गया। उपसंख्यात्मक रिकॉर्ड ये भी नहीं होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड सेल्फ से बना करके वो चीज़ें रिकॉर्ड रखी है, वो दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, फिलहाल जो इसका आंसर होना चाहिए संचयी रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना, इसका आंसर इसमें भी देखिए पेडागोजी में देखिए 100% सही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पता नहीं क्या मान ले जी। वैसे इसका आंसर जो है फोर्थ होगा, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, या तो रिपोर्ट कार्ड में कह रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता। देखिए समस्या समाधान की योग्यता में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता, रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें मार्क्स वगैरह होते हैं, तो ये भी कट गया। 100% इसका जो है संचयी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, 53 का। चलिए आपके सामने आ जाता है 54 नंबर का, 54 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर इतना है, QR बराबर इतना। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये एक पैरेलल चतुर्भुज आप बना दो, समानांतर चतुर्भुज ले लो PQRS, ये आपने ले लिया। अब इसमें आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है आपसे PQR में PQ बराबर 4x प्लस 1 है। ये PQ ले लिया हमने, 4x प्लस 1 है। ठीक है ना, QR बराबर 26 है। कहाँ है QR ये 26 दे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद RS दे रखा है 25, RS ये 25 दे रखा है। ठीक है, PS दे रखा है आपको 3y माइनस 1, ये 3y माइनस 1 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है 3x प्लस वाई निकालो, तो इसका मतलब पहले xy निकालो, उसके बाद कैलकुलेट कर दो। देखिए समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं, तो यानी कि 4x प्लस 1 25 के बराबर हो गया। ठीक है ना, जब 4x प्लस 1 25 के बराबर आपका हो जाएगा तो एक इधर जाकर के घट जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू 24 आ जाएगी। दिमाग में कैलकुलेशन करना, ये पेपर के टारगेट करके मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है ना, 4x की वैल्यू 24 हो जाएगी, काटोगे 6 बार में जाएगा, x आपका निकल करके आ जाता है 6। इसी तरीके से y कीजिए, ये 26 इधर एक जुड़ जाएगा 27 बना देता है, 27 को 3 से भाग देंगे तो 3 निम 27, तो y निकल करके आ जाता है 9। यहां पे ढूंढिए किसका पूछा है उसने, x का 3 गुना, 6 का 3 गुना 18 हो गया, प्लस y का 2 गुना, 9 का 2 गुना 18 दूनी 36 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 54 नंबर का 36 आ जाएगा आंसर। 55 नंबर का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दोनों लोगों के उद्देश्य से बता रहा हूं कि आप दोनों का फायदा हो, जो कल देंगे, जो दे के आ चुके हैं। अच्छा, अगला कह रहा है किसी समलंब ABCD की समानांतर भुजाओं समलंब। देखिए ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आ गया। AB ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा आपको। ABCD के बीच की दूरी 24। देखिए एक ट्रेपीजियम आप बना दीजिए, ये आपने एक ट्रेपीजियम बना लिया। ये आपका अगर AB हो गया तो ये आपका हो जाता है CD। ठीक है ना, कह रहे हैं आपसे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, यहां पे कह रहे हैं कि AB और CD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हाइट दे रखा है इसने 12, ये 12 दे रखे हैं। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं यदि AB लेस देन CD है, हाँ फिगर में भी छोटा ही दिख रहा है, CD बराबर 24 है। ये पूरा का पूरा 24 यहां से यहां तक दे रखा है। ठीक है ना, ये 24 दे रखा है। कह रहा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर 13, AD बराबर 13 दे रखा है। अच्छा AD कहाँ है, ये वाली AD, ये आपको 13 दे रखा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप बना, बहुत आसान हो गया। अब तो ये 12 हो गया, ये 13 दे रखा है AD की वैल्यू, तो 13 12 ये 5 आ जाता है आपका पाइथागोरस से। 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 होता है 5 का, यहां से 5 आ जाएगा। और यहां जब करेंगे आप तो ये भी इसका मतलब नहीं, अच्छा इसने AB बराबर AD BC भी दे रखा है, ये भी 13 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 5 5 10 हो गया, ये मिला करके तो ये वाली संख्या जो बची है AB साइड आपकी आ जाती है 14। ठीक है, अब फार्मूला लगा दीजिए। इसने क्षेत्रफल पूछा था, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, मतलब 24 प्लस का 14। ठीक है ना, गुणा बीच की दूरी यानी कि 12, 2 से काट दीजिए, इसको 6 चला जाता है। आप ऑप्शन 6 से डिविजिबल भी चेक कर सकते थे, कौन सा 6 से कट रहा है, अदरवाइज जोड़ दीजिए। 20 और 10 30 हो जाता है, 4 4 8 38 हो जाता है। 38 गुणा 6, 38 गुणा 6 करेंगे तो 6 8 48, लास्ट के आंसर में 8 दिखना चाहिए। 8 एक ही ऑप्शन में था, तीसरा ऑप्शन। 55 का 3 आना चाहिए। ठीक है ना, एक सेकंड, 55, रुक जाइए, कुछ तो मिस्टेक हो गया क्या। 55 का हमने ऑप्शन जो लिख रखा है 114 क्यों लिख रखा है, 55 का
1 मिनट वेट कीजिए जरा। 169 में से 144 गया, ये 5 आया, ये 5 आया, तो 14 आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला एक भुजा आ गई आपकी 14, एक 24 आ गई, तो 4 4 ये 8 बना देता है, ठीक है ना। और 2 1 3 ये 38 आ जाता है, ठीक है ना। ये हो गया, ये इसको 2 से हमने काट दिया, 6 बार में गुणा 6 कर दिया, ठीक है, ये 6 हो गया। तो 6 8 48 के 8 आ जाता है, कैरी लगा 4 हो जाता है, 6 3 18 4 22 होता है ना, 18 2 20 2 22, 18 4 22, 228 आना चाहिए। शायद मैंने ही यहाँ गलत टिक करके रख रखा है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन इसीलिए जरूरी है। तो 55 का आपका आ जाता है तीसरा, ठीक है, 228 आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग भी देखो, प्रोसेस सिखा दिया, मेन टारगेट है प्रोसेस, और जिसको आंसर चेक करना है 228 आएगा, ठीक है ना। आई एम राइट। अगर कैलकुलेटर उठा लेना 2 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए आपसे क्या करा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का इसमें भी क्वेश्चन का, ये सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, कसम से बता रहा हूं। कोई भी बच्चा ये नहीं कर सकता कि कह सकता कि सर नहीं कराया आपने, केवल मैराथन भी जो पढ़ के गया होगा वो भी सारा करके आया होगा। कम से कम 20 में से एक फैक्टर वाला केवल छोड़ दो तो 19 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं आपको। यहां कह रहे हैं यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 226 5 के में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाती है तो इतने का मान। आप देखो, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, कितना है 2605 पर, इसको गुणनखंड विधि से आप कर लीजिए। गुणनखंड विधि क्या कहती है, लास्ट के 2 को पेयर कीजिए, इसको पेयर कीजिए, ये 5 5 25 बार जाता है, 5 बार जाता है तो यहाँ 25 आ जाता है, एक उतर आता है, यहाँ फिर 5 लिखते हैं, दोनों को जोड़ के 10 बनाते हैं, तो ये 0.5 उतर के आ जाता है। इसके बगल में ऐसा क्या लगाएं कि ये इतने के आसपास जाए, तो 1 लगाना पड़ेगा, 51 हो जाएगा, यहाँ 1 लगेगा, तो 1 1 कम 1 आता है, 1 कम 1 0, 101 आ जाता है, तो 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 होगी, 4 घटाओगे तो 51 का वर्ग मिल जाएगा आपको। 2605 में से 4 घटा दोगे तो 51 का वर्ग आ जाता है, तो x की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 चौके 16, 16 4 20 3 23 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन पे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जिसने भी इस तरीके से सॉल्व किया होगा, एक भी प्रश्न नहीं बचा होगा उससे। मैं हमेशा यही सिखाता रहता हूं कि स्पीड में सॉल्व करिए, स्पीड में सॉल्व कीजिए। एक देखिए ये भी आ गया, फिलहाल इसका भी आंसर मैं थोड़ा सा वही देता हूं, देख लेता हूं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा नीतू हमेशा परिवर्तनों यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान करने में उलझन में रहती है। उसकी गणित की शिक्षिका ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की है, ठीक है, जो कि परिवर्तन है, सरल शब्द, प्रतिबिंब है, रोटेशन है, स्थानांतरित है और आवर्धन है। तो ऊपर दिए गए हर परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा सही निरूपित करता है। आवर्धन का मतलब बढ़ाना, आवर्धित करना मतलब घटाना। इंग्लिश वाला देख लेते भाई, ज्यादा सही रहेगा। एक सेकंड, हर हेल्प गिविंग वर्ड इज रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट। इनलार्ज करना तो बढ़ाना हो गया ना, ठीक है, बड़ा आकार, तो बड़ा आकार कह रहा है, ठीक है, आवर्धन कर दिया उसने। उसके बाद क्या कह रहा है, परिवर्तन, परिवर्तन मतलब पलट दिया, प्रतिबिंब मतलब घुमा दिया। प्रतिबिंब क्या करता है, आप अगर हमारा फोटो इधर है, मेरा समतल दर्पण क्या करता है, दाहिने हाथ को बाईं तरफ दिखा देता है। देखो मैं ये दाहिना पकड़ रहा हूं, आपको बायां दिख रहा होगा, ठीक है ना, बाईं तरफ, तो यही करता है। तो यहाँ पे घुमाव हो जाएगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पलटना, घुमाना, फिसलना और बड़ा आकार, ठीक है ना। चलिए, आवर्धन तो वैसे ही दे रखा, एक ऑप्शन तो कुछ नहीं कर सकता, सब पे बड़ा आकार दे रखा था, इससे नहीं हो सकता था। पहला ऑप्शन सही हो गया। हम आ जाते हैं अपने 58 नंबर के, ठीक है ना। अभी इसके थोड़ी देर बाद मैं आपको साइंस का भी एनालिसिस करवा दूंगा इसी टाइप से, कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, जो सॉल्व करने लायक है, जो नहीं करने लायक है उनको छोड़ दूंगा। ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाता रहता था, वो वाला क्वेश्चन आप लोग याद करो, जिसमें सिलेंडर को पचका करके लंबा तार बनाया जाता था। उसमें इसको बिना सॉल्व किए आप आंसर कर सकते हो। कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे ठोस घनों को काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 4 हो जाती है। एक क्यूब आपके पास बड़ा वाला था, ठीक है ना, जिसकी भुजा 12 थी, आपने छोटे छोटे ढेर सारे बना लिए 4 वाले भुजा का, ठीक है ना, ढेर सारे बना लिए 4 वाली भुजा का, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बात तो ये तय है
कि अगर सोचो आपके पास एक बड़ा डब्बा दे दूं, उसका क्षेत्रफल जो आएगा और छोटे छोटे उन्हीं को काट के छोटे छोटे कई बनाओगे ना, तो हर एक का 6 फेस आता रहेगा। एक बात तो तय है कि इनका क्षेत्रफल जो है टोटल वो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो घटने वाले सारे ऑप्शन उड़ा दो, जहां पे घटने की बात करी है उड़ जाएगा, ठीक है ना। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, क्यूब का अगर हम घन करते हैं तो क्यूब के फॉर्म में आता है, इसका मतलब ये 12 गुणा 12 गुणा 12 आ जाएगा। और छोटे वाले का आप करने चाहोगे तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। जब आप करोगे काट के देखो हर बार ये 3 गुना के बराबर आएगा, यहाँ 3 गुना के बराबर आएगा, यहाँ 3 गुना के, यहाँ 3 गुना के। इसका मतलब आपका क्षेत्रफल भी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग आपका बढ़ जाएगा 3 गुने के बराबर। ये तो ये आ गया, ये मैंने रीजनिंग लगाई है, मैथ नहीं करा है। मैथ करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इनका वॉल्यूम V1 बराबर V2 करके आप साइड निकालना, फिर सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो तुलना करना। यहां से फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 3 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका 59th का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्यवाही तार्किक रूप से अनुपालन करती है। तार्किक रूप से कौन सा अनुपालन करती है। कथन दे रखा है, क्षेत्रमिति की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणा त्रुटि करती है। हाँ, कर सकती है। कार्रवाई, शिक्षिका अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए दे। बहुत सारे देगी तो गलत हो जाएगा, बहुत सारा वर्ड नेगेटिव जाता है तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं होना चाहिए आंसर। कह रहा है शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान कर सकती है। पहला देखते हैं, कह रहा है कथन क्या है कि क्षेत्रमिति की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है, मतलब उसको अवधारणा की तो कमी है उसके अंदर। अच्छा, तो अवधारणा देनी चाहिए, लेकिन ये बहुत सारे वर्ड जो है नेगेटिव की तरफ ले जाता है। कह रहे शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न दे करके चर्चा के अवसर दे सकती है, तो लेकिन ये मैथ्स की बात है, यहाँ पे क्षेत्रमिति की केवल बात कर दिया, तो खुले सिरे वाला उतना सही आंसर नहीं होगा। मुझे तो ना तो 1 और ना ही 2 लिख रहा है, ऐसा लग रहा है। कार्रवाई 1 भी हो सकती है। फिलहाल ये भी हम होल्ड पे रखेंगे, इसका आंसर या तो फिर ये, या तो इसको ले सकता है केवल कार्रवाई 1, क्योंकि प्रैक्टिस कराना जरूरी है। अगर उसको अवधारणात्मक त्रुटि है तो ये सही हो सकता है, लेकिन ना तो कार्रवाई 1 और ना ही कार्रवाई 2, ये भी हो सकता है फिलहाल, क्योंकि 2 तो नहीं होगा इसमें, 2 तो 100% नहीं होगा, तो केवल 2 वाला भी हो गया। फिलहाल इसको होल्डिंग पे रख लीजिएगा 59 का। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा, क्योंकि देखिए पेडागॉजी में अब सामने वाला क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे तो केवल 1 भी सही लग रहा है, इसका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी लगाने से हो सकता है। तो फिलहाल इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है ना, 59 नंबर को। आप खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है ना, वेलकम है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x - 4/7 - 11/-1, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे। यहाँ इसने x को k माना हुआ है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालना था। कैसे करना था सिखा देता हूँ। x - 4/7 था, -1 था, बराबर 5 - x/3 था, प्लस x था, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से x निकल करके आ जाता है। कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये x हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाता है, तो -11/7 बनाएगा ये, बराबर ये 3x में से 1x चला गया, +2 आ जाएगा, तो 5 + 2x आ जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कराएंगे जब आप, ठीक है ना, तो आप फिर x निकाल लेंगे, जो x निकल के आएगा -68 बटा आपका आ जाता है 11 के आसपास, ठीक है ना। तो -68/11 आ जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे आप ना, तो यहाँ पे शायद माइनस रहेगा, तो फिर 11 से 11 कट जाता है, ये पूछा था ना, तो k की जगह आपकी वैल्यू आ गई इतना, तो 11 गुणा -68/11 + 18 बटा नीचे आ जाएगा 11 गुणा -68/11, ठीक है ना, और आपका आ जाता है फिर -12, ठीक है ना। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 वाला निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, तो ये आपका आ जाता है आंसर जो आ जाएगा 68 में से 18 अगर आप घटाएंगे तो ये 50 के आसपास आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये 50 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, 68 में 12 जोड़ेंगे तो 70 10 80 आ जाता है, 80 आ जाता है, तो 0 से 0 देखिए ये आ जाता है आपका
ठीक है ना। ये 0 से 0 आपका कट जाएगा और माइनस क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस दिखेगा, यहाँ पे भी ये माइनस से माइनस भी हट जाता है, ये कट जाएगा। 5/8 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कहाँ दे रखा, सेकंड पे, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आप लोग कर पाए होंगे, ठीक है। मैच कर लेता हूँ 60 का 2, ठीक है। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है साइंस का पार्ट। इसका डिस्कशन मैं अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा, ठीक है। वो दूसरे पार्ट में आएगा साइंस के नाम से। अब आप लोग बताइएगा मेरी क्लास से कितना मदद आपको मिली थी और पेपर कैसा करके आए हैं। पेपर जैसा भी करके आए, किसी को होपलेस नहीं होना है, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट आपको एनालिसिस करा दूंगा। मैं अकेला हूं, आप लोगों को पता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कल जो लोग पेपर देने जाएंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी पैटर्न पे करना, शॉर्ट मेथड अप्लाई करना, ज़्यादातर क्वेश्चन करना ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।